यह हमारी म्यूचुअल फंड सीरीज का सेकंड पार्ट है और फाइनल पार्ट है, जिसमें हम सीखने वाले हैं एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं और हमें अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे उसको कैसे ट्रैक करना चाहिए, ये आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A to Z स्टॉक मार्केट की मास्टर क्लास में, जहां हम प्रयास करते हैं जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट सिखाने का फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बदले आप एक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने ऐसी शेयर बाजार में रुचि या इंटरेस्ट रखने वाले दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देव, फाउंडर ऑफ लेगेसियन। हमारा इस चैनल का एम है कि इस साल के पहले हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, तो प्लीज 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 मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एक गोल्डन प्ले बटन तो सब डिजर्व करते हैं यार, मैं भी करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं म्यूचुअल फंड किस टाइप्स के होते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करते हैं, एसआईपी क्या होता है, लमसम अमाउंट क्या होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, चलते फिरते वीडियो देखना नहीं है, मतलब समझ नहीं आएगा आपको कुछ। चलते फिरते वीडियो को देखना नहीं है, आराम से देखो। अभी नहीं देखना, वॉच लेटर में या लाइक वीडियो करके रख दो आराम से, घर पे जाके या कहीं मतलब फुर्सत में देखिएगा। जितना बड़े स्क्रीन में देख सकते हो उतना अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है ना, समझने में आसानी जाता है, लेकिन फोन से तो आप देख ही सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @legacian। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्या आप भी स्टॉक मार्केट की बुक्स बाय करना चाहते हैं, लेकिन एक बुक का प्राइस 899 से लेके लाइक 900 1000 ऐसा होता है। सपोज रिच डैड पुअर डैड का प्राइस हो 800 का रुपीज का, इंग्लिश में लो तो अलग, हिंदी में लो तो अलग। इसका सोल्यूशन हमने निकाला है लेगेसियन का डिजिटल लाइब्रेरी, जहां पे आपको 100 प्लस बुक्स आपको मात्र 499 रुपीज में मिलेगी। उसमें साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, 100 10x रूल, 100 रूल्स ऑफ लाइफ, ऐसे कई सारी बुक्स आपको 499 रुपीज में लेगेसियन के डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगी, जिसमें स्टार्टिंग की 2 सेक्शन है। हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, उसमें फिलोसॉफिकल बुक्स भी ऐड कर रहे हैं, हिंदी लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, और उसमें थोड़ी रिलीजियस बुक भी ऐड कर रहे हैं। जिसको नॉलेज रहेगा वो पढ़ेगा। पर हाल ही में कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बुक्स, फाइनेंस की बुक्स हमने ऐड कर दिए। सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में आप चेकआउट कर सकते हो। टॉप पे जो लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके। चलिए वीडियो समझते शुरू कर। देखो, म्यूचुअल फंड के पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। आज अपन समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। इसमें 2 चीज आपको समझनी पड़ेगी, एनएवी और CAGR। अब एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। देखो, म्यूचुअल फंड में ना, जब म्यूचुअल फंड में जब कई हजारों लोग इन्वेस्ट करते हैं, सपोज कोई फंड है XYZ का, इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड मतलब वो क्या करता है, अपने साइड से स्टॉक्स में निवेश करता है। अब इक्विटी फंड में सपोज 1000 लोग है, 1000 लोग ने 100 रुपए डाले, तो टोटल फंड का वैल्यू कितना हुआ, 1 लाख रुपए, राइट। अब 1 लाख रुपए का जब वो फंड में जब निवेश करते हैं, उसकी कुछ एनएवी बनती है। एनएवी मतलब उस फंड का प्राइस। वो जो फंड है, सपोज कोई XYZ फंड है, उस फंड का कोई, जैसे रिलायंस के स्टॉक का प्राइस होता है, आइडिया वोडाफोन के स्टॉक का, एयरटेल के, ऐसे स्टॉक्स का प्राइस होता है। वैसे एनएवी मतलब आप समझिए उस फंड का प्राइस, उस फंड के यूनिट का प्राइस। जैसे आप 100 रुपीज का सपोज कोई फंड में निवेश करते हो ना, और सपोज उसका 5 रुपए उसका एनएवी है, तो एक यूनिट इक्वल टू 20 उसका एनएवी हुआ, नेट एसेट वैल्यू। तो जब 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो आपको ऐसे 5 यूनिट्स मिलते हैं। तो 5 इंटू 20 इक्वल टू 100। अब समझ आया आपको कि ये जो 20 था, ये आपने मतलब इसका 20 ये एनएवी वैल्यू हो गया, नेट एसेट वैल्यू। उसका वैल्यू अगर ऐसे आपको 5 मिलेंगे जब आप 100 इन्वेस्ट करते हो। आप जब 200 इन्वेस्ट करते हो तब आपको 10 मिलेंगे, फिर 10 इंटू 20 इक्वल टू जो बेस इसका एनएवी है, और ये 1 यूनिट का, इससे आपने 200 इन्वेस्ट किया तो आपको 10 यूनिट्स मिलेंगे। टोटल कितने हो रहे हैं, 200 रुपए। तो इसे हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। ये आपको ओवरऑल फंड का कितना मतलब फंड का यूनिट कितने का। जब आप रिडीम करने जाते हो ना, फंड में क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं विड्रॉ करना है, इसमें फंड में कहते हैं रिडीम करना है। क्योंकि आप जब रिडीम करने जाते हो तब आपको नेट, जैसे 5 आपको मिले हैं इंटू 20 वाला, मतलब जिसका नेट एसेट वैल्यू है 20, तो आपको 5 यूनिट्स मिले। जब आप 5 यूनिट्स रिडीम करने जाओ तो आपको वो ओवरऑल, अगर वो 20 रुपए के प्राइस में मिल रहा है तो आपको 100 रुपए चल जाएंगे। ऑफकोर्स वो प्राइस बढ़ेगा, 20 का 21 होता है, 22 होता है, ऐसे धीरे धीरे म्यूचुअल फंड का भी प्राइस ग्रो होता है। और एक होता है एनएवी, आपको समझ आ गया, नेट एसेट वैल्यू जो होता है। एक होता है CAGR। ये समझना इसलिए जरूरी है, CAGR मतलब पास्ट में इतना, इसका कितना आया। इसका एक्चुअल होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये आपको समझना पड़ेगा, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ओवरऑल ये एनुअली मतलब 1 ईयर का, मतलब 365 डेज और 1 ईयर का, ये कितना रिटर्न अपने को दे रहा है, कितना ब्याज अपने को दे रहा है।
सपोज किसी फंड का 43% एनुअल रिटर्न है। 43% बहुत होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। राकेश झुनझुनवाला जी क्या कहते थे कि अगर आप किसी स्टॉक में एक साल में 18% कमा रहे हो तो यू आर द किंग, और 21% कमा रहे हो तो यू आर द एम्परर। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले जो 2 दिन में पैसा डबल करते हैं ना, वो डूबता भी वैसे ही है। खैर, तो जब अपन बात करते हैं CAGR किसी कंपनी का 43 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो स्टॉक अगर अपन ने 100 रुपए में परचेस किया है तो एक साल बाद, मतलब वो म्यूचुअल फंड अपन ने 100 रुपए का परचेस किया है तो एक साल बाद उसकी प्राइस 143 रुपीज रहेगी, और वो कंपाउंड हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर अगर आपने विड्रॉ नहीं किया तो वो जो अगला बैच लगेगा 143 रुपीज पे 43% लगेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड करते करते ओवरऑल बढ़ते जाता है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लेते हैं पहले। म्यूचुअल फंड हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है, वो चीज को समझ लेते हैं। सपोज एक पहाड़ है, एक बड़ा सा माउंटेन है ना, 8000 फीट का एवरेज जैसा माउंटेन है, और वो माउंटेन काफी बड़ा है, ऐसे पूरा बड़ा सा माउंटेन है। और यहाँ अपने बंटी मस्ती करते रहता है। बंटी क्या करता है, एक छोटा सा पत्थर ना ये माउंटेन से फेंकता है, तो पत्थर धीरे होते होते, क्योंकि माउंटेन तो स्टार्टिंग तो ऊपर होता है तो बर्फ होती है, पत्थर बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, आजू बाजू बर्फ लगती है और बड़ा होता है, आजू बाजू बर्फ लगती है और बड़ा होता है, आजू बाजू बर्फ लगती है, और वो इतना सा जो पत्थर था वो बर्फ लग लग के बहुत बड़ा हो गया। ये हुआ कंपाउंड हुआ, व्याजाला व्याज लागने, इंटरेस्ट। मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए का में इन्वेस्ट किया, आपको 10% ब्याज मिला साल का, एट द ईयर एंड आपको कितना बना 110%। तो अगला ईयर में, अगले साल में 110% पे वो ब्याज लगेगा। अगर आप वो 10 रुपए रिडीम नहीं करते हो तो आपको ब्याज लगेगा 110% पे। कितना लग रहा है, 111 रुपए। फिर अगले साल वो 111 पे ब्याज लगेगा, फिर वो 112 होंगे। तो ऐसे बढ़ते कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और वो एक बड़ा सा एक गोला बना लेता है। अब जब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो अपने सामने कई सारी चीजें आती है। वो खैर अभी तो वो अपने हिस्से का पार्ट नहीं है, लेकिन वही आपको 2 चीजें यहाँ पे समझ आ गई। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू क्या होता है उसका, CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट उसका क्या होता है। मतलब ये एक साल में, एक ईयर में, या 2 ईयर में, या 3 ईयर में, या 4 ईयर में, या 5 ईयर में ये कितना ग्रो हुआ है, ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अपने को बताता है। ये समझ आ गया आपको। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू उसकी कितनी है ये अपने को पता चलता है। मतलब उसकी जो एक यूनिट की प्राइस है वो क्या होती है। चलो इतना आपको समझ आ गया। नाउ देयर आर मल्टीपल फंड्स। इक्विटी फंड माने जो आपके स्टॉक मार्केट में निवेश करती है, स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स में निवेश करती है, मतलब इक्विटी फंड। डेट फंड माने कर्जे में निवेश करती है या बैंक में निवेश करती है, सरकारी जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें निवेश करती है, ऐसा समझिए। अभी फंड ऑफ फंड माने अब धीरे धीरे ऐसे कई सारे फंड्स होते हैं, वो अपन समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं कि किस टाइप्स के फंड होते हैं और किस प्रकार से वो काम। अब ये देखिए, जैसे ये मेरा कॉइन बाय जीरोधा का म्यूचुअल फंड है। आप किसमें, मेरे एक्चुअली ये मेरा एक्सपेरिमेंटल म्यूचुअल फंड है। आप कोई भी आपका जो ब्रोकर रहेगा उसमें आपको म्यूचुअल फंड की एक वो मिल जाती है, क्या कहते हैं उसे, एक सुविधा मिल जाती है। म्यूचुअल फंड, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब आप कोई म्यूचुअल फंड पे जाते हो, सपोज कोई आप म्यूचुअल फंड पे जाते हो, तो फंड का एक वो होता है, फॉर एग्जाम्पल फंड की एक स्कीम होती है, वो स्कीम अपन में बता देता हूं। डिस्क्लेमर, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, read all the scheme related document carefully, past performance is not indicator of future return। पास्ट का परफॉर्मेंस ये इंडिकेटर नहीं है कि फ्यूचर में इतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। कॉइन इज, आई एम सो सॉरी बॉयज, कॉइन इज ओनली एन ऑर्डर कलेक्शन प्लेटफॉर्म। कॉइन ये बस जो प्लेटफॉर्म है, जीरोधा का ये प्लेटफॉर्म। कॉइन मतलब काइट में ट्रेड करते हैं, कॉइन में ये म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, अलग अलग ऐप है उसके। जैसे आपका ग्रो में भी रह सकता है, आपका फायर्स में भी है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दिया, ओपन कर सकते हैं, हर जगह होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ का बता रहा हूँ अभी, फंड इन्वेस्टमेंट ओनली आर सब्जेक्टेड टू मार्केट, राइट। कॉइन इज ओनली कलेक्शन प्लेटफॉर्म, ये बस पैसा कलेक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। वो क्लाइंट से पैसा लेता है और देता है BSE स्टार MF। अब ये समझना पड़ेगा BSE स्टार MF क्या होता है। BSE स्टार MF ये म्यूचुअल फंड का पैसा रखता है, और म्यूचुअल फंड में मतलब एक ऐसा समझिए गेटवे होता है, एक रास्ता होता है उसके अंदर घुसने का। तो जब भी आपका पैसा जा रहा है वो ब्रोकर के जरिए स्टार MF में जा रहा है, उसके बाद वो अलॉट हो रहा है आपको। द क्लाइंट एक्सप्रेसली अग्रीज दैट जीरोधा इज नॉट लायबल और रिस्पॉन्सिबल। फिर ये म्यूचुअल फंड के जो बेसिकली होता है, तो ये ऐसा समझिए ब्रोकर ये जो अपने को दिला के दे रहे हैं। अब अपने का समझने का काम है कि AMC मतलब एनुअल मेंटेनेंस, जो एक कैटेगरीज होती है, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती है, उसको अपन धीरे धीरे म्यूचुअल, अब इसमें फिल्टर्स होते हैं, तो फिल्टर्स के जरिए अपन सिग्रीगेट कर सकते हैं कि कैसे क्या। तो इसमें कैटेगरीज होती है, आप समझने वाले म्यूचुअल फंड किस टाइप के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाओगे, एनी पे क्लिक करोगे, आपके सामने कोई भी म्यूचुअल फंड आ जाएगा जो मेरे वॉच लिस्ट में, फॉर एग्जांपल ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। अब ऐसा यहां पे क्या होता है, जो स्टार्टिंग का नाम था ICICI प्रूडेंशियल, ये आपके म्यूचुअल फंड का नाम है, और आखिरी का जो ब्लू चिप फंड है वो फंड का काम है कि वो बताता है क्या होता है। ब्लू चिप मतलब अच्छी कंपनीज में निवेश करते हैं, लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करते हैं, ब्लू चिप है ऑफकोर्स।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये नाम है, ठीक है, ये कोई काम नहीं है, ये आईसीआईसीआई का एक आईसीआईसीआई का एक सब काम है। जैसे आईसीआई की बैंक है, आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड देता है, आईसीआईसीआई लोन देता है, होम लोन देता है, वैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बस ये म्यूचुअल फंड के सेक्टर में काम करता है, राइट। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये म्यूचुअल फंड है, ब्लू चिप फंड है। ब्लू चिप फंड मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करता है, चिल्लू पुल्लू कंपनी में निवेश नहीं करता। क्यों? क्योंकि ब्लू चिप फंड है। करंट एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू क्या है इसकी नेट एसेट वैल्यू 115 रुपए। ये ओपन जब हुआ था फंड ये 18 एनएवी का था। यहां पे आप देख सकते हो, ये आपके सामने दिख के आ रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो 2 जन 2013 को 18 फरवरी को या 2 जन 2013 को जब ये फंड का नया उत्पन्न हुआ था, फंड जब फाउंड हुआ था, तब ये 18 रुपए का था। आज ये है 115 रुपए का। तो धीरे 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 ग्रो किया है, समझे आप। सेम इसका सीएजीआर मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, पिछले पास्ट मंथ्स में, पिछले 1 ईयर में वो कितना रिटर्न दिया है। यहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो 1 ईयर, तो देख सकते हो भाई 37% रिटर्न दिया है। मतलब 100 रुपए डालोगे तो 137 रुपीज मिलेंगे आपको। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है इसकी? वो है 100 रुपीज। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100, मतलब अगर मैं बाय करने जाऊं तो मिनिमम मैं 100 ही इन्वेस्ट कर सकता हूं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100, राइट। और 500 के मल्टीपल, मतलब ये तो ऑफ कोर्स ये एक वो है, बटन है कि आप 500 के गुना पैसे बढ़ा सकते हो, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज, राइट। एयूएम मतलब ओवरऑल इसमें कितना पैसा है, ये फंड में ओवरऑल लोगों ने कितना पैसा डाला है। तो इसमें 59,364 करोड़ रुपीस है। अब इमेजिन कीजिए कभी, अब जो बताता हूं मैं आपको, चलिए। एग्जिट लोड मतलब जब आप फंड से निकलते हो, इसका भी एक रूल होता है। अगर आप 1 साल के अंदर तक फंड से निकलते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। अगर 1 साल के बाद आप फंड को एग्जिट करते हो या रिडीम करते हो या उस म्यूचुअल फंड को सेल करते हो तो आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। यहां पे 1 ईयर इक्वल टू नील और 1% इक्वल टू एप्लीकेबल एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, एसेट वैल्यू पे होगा आपके, राइट। एक्सपेंस रेशो ये आपको देना पड़ता है। एक्सपेंस रेशो मतलब भाई अब वो फंड आपका मैनेज कर रहा है, तो भाई ये जो फंड मैनेजर साहब है या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी, इसको तो अपना फंड का थोड़ा पैसा देना पड़ेगा ना। ये कितना? 0.88%, मतलब 100 रुपए में से 80 पैसा, सिर्फ 80 पैसा, 1 रुपया भी नहीं, 80 पैसा तो इनका भाड़ा होता है, ऐसे समझिए। तो एक्सपेंस रेशो मतलब भाड़ा, और एग्जिट लोड मतलब जब इसमें आप निकलोगे 1 साल के अंदर अगर आप निकलते हो, मतलब आज अपन ने बाय किया, आज का 21 जुलाई या 22 जुलाई आज का, अगर आज आपने एग्जिट किया और 22 जुलाई 2025 के अंदर तक आप एग्जिट करते हो तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हो, यहाँ पे वॉचिंग पे क्लिक किया, ऐड टू वॉच लिस्ट हो गया। ये कंपेयर कर सकते हो आप दूसरे म्यूचुअल फंड से। अब सुनो, यहाँ पे बाय कर सकते हो आप डायरेक्ट नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस से, यूपीआई से। मैं हमेशा यूपीआई से करता हूं। एंड यहाँ पे आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। व्हाट इज एसआईपी? एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक चीज आप समझ जाइए, पर मंथली बेसिस पे। देखिए अब आपको मैं एक और काम की चीज बताता हूं। एसआईपी माने पर मंथली बेसिस पे। पर मंथली बेसिस पे मतलब अगर आप मंथ में सपोज 50,000 रुपए कमाते हैं, सपोज 50,000, 1 सेकंड, 50,000 रुपए आप मंथ के कमाते हैं, तो आप क्या करते हैं? घर में जो तुम्हारा घरदार का जो सीन रहेगा, तो घर पे आप सपोज कोई पुणे में जॉब कर रहा है तो घर पे 20 रुपए बचता है पेरेंट्स के पास, जो इसके पास 30,000 रुपए बचते हैं। ये 30,000 रुपए खुद के पास रखता है, 15,000 का इसका हॉस्टल का रेंट या इसका फ्लैट का रेंट चला जाता है, इसके पास बचते हैं खाने पीने का 15,000 लग जाता है इसको, और टोटल इसके पास फिर बचते हैं 15,000। तो हर मंथ आप कोई XYZ फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्ट करते हो, उसे हम करते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब आप पर्टिकुलर मंथ के पर्टिकुलर डेट पे, कोई भी डेट आप चूज कर सकते हो। जब आप SIP ओपन करते हो, मैंडेट लगाते हो, उसे हम कहते हैं मैंडेट। मैंडेट मतलब आपके बैंक अकाउंट से पर मंथ 15,000 रुपए कट जाएंगे और वो उस फंड में ऐड हो जाएंगे और आपका काम भी होता रहेगा। आपको कोई इतना ट्रैक करने की जरूरत नहीं कि मुझे भेजना है। लेकिन आई मोर प्रीफर लमसम, क्योंकि मेरा जो बिजनेस होता है, कभी अचानक मेरे पास 20,000 रुपए आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा आपको मैं पूरा पता नहीं बता सकता हूँ, खैर मैं यार मुझे क्या ही मिलेगा। मैं हमेशा ऐसे ऑर्डर डालते रहता हूँ, आप देखोगे इसमें मेरे ऐसे ऑर्डर पड़े रहते हैं। जैसे कोई पुराना जाएगा 22 का, तो देखो मेरे ऑर्डर पड़े तो रिजेक्ट हो गए थे। ये 12,000 का ऑर्डर है, 9,000 का ऑर्डर है, 1,000 रुपए का ऑर्डर है, 75,000 का ऑर्डर है, 3,000 का ऑर्डर, ये NFO है। मैं समझाऊंगा NFO क्या होता है, न्यू फंड ऑफरिंग, वो भी समझाऊंगा। लेकिन ये ऐसे मेरे ऑर्डर पड़े रहते हैं। अगर आप थोड़ा पीछे जाओ तो ऐसे मेरे ऑर्डर चालू ही रहते हैं। जैसे ये वाला हो गया, फिर नेक्स्ट मंथ के आज के डेट पे जाते हैं 16 तारीख तक। अच्छा, मैक्सिमम वन मंथ का अलाउड होता है ना, तो लास्ट 30 डेज में देखते। देखो ये मेरे ऑर्डर से पूरे लास्ट 30 डेज के आखिर के ये तो 3 रिजेक्ट हो गए थे मेरे। लेकिन HDFC स्मॉल कैप में 67,000, फिर 12,800, फिर 1,000, फिर 75,000, 3,000, ऐसे मेरे म्यूचुअल फंड के ऑर्डर पड़े रहते हैं, ठीक है। तो अभी अपन उसमें लमसम ऑर्डर डाले, मेरा कोई SIP नहीं चलता है।
एसआईपी पर मंथ का मैं ऐसा डालता नहीं हूं, मुझे इतना एसआईपी मतलब पसंद, मतलब मेरा जॉब नहीं है। ऑफकोर्स जॉब का एक रेगुलर, जैसे जॉब में मेरा जॉब में मुझे सपोज 60,000 का सैलरी मिलता है तो 60,000 का ही मिलता है, मेरा ऐसा नहीं रहता। कभी मैं एक महीने में 10 लाख भी कमा लेता हूँ, कभी 1 लाख, एक महीने में 1 लाख कमाने के वांदे हो जाते हैं। तो बेसिकली इस प्रकार से चीजें काम करती है। तो जब आप कोई भी स्टॉक यहाँ पे देखोगे, एचडीएफसी सपोज ये देख रहे हैं अपन, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो एचडीएफसी जो है ये फंड का नाम है, ये फंड भी मैनेज करते हैं, ऑफकोर्स बैंक की नहीं है उनकी, ब्रोकर ही नहीं है वो, फंड भी मैनेज करते हैं। मिड कैप अपर मतलब मिड कैप में डालते हो पैसा। एनएवी आपका 198 चल रहा है, सीएजीआर 49 का दिया है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की, एग्जिट लोड ये समझ गया आपको। अब यहाँ पे नीचे थोड़ी चीजें देखो, रिस्क इन्वॉल्व। इक्विटी स्टॉक्स वाले चीज में जब आप डालते हो तो रिस्क थोड़ा इन्वॉल्व हो जाता है और रिस्क वेरी हाई रहता है। निफ्टी 50 गिरता है, मिड कैप कंपनीज गिरती है। कल निर्मला सीतारमण जी बजट में कुछ अच्छा ऊंच नीच बोलेगी तो इसको फर्क गिरेगा। सो म्यूचुअल फंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, इतना आपको समझना है। कुछ म्यूचुअल फंड, फिर आप बोलोगे गोल्ड बॉन्ड का अलग हो गया, ईएलएस टैक्स सेविंग फंड, नहीं वो अलग हो गया, वो सरकार के बॉन्ड में भी निवेश करते हैं, वो सरकारी स्कीमों में भी निवेश करते हैं, तो उसका टेंशन नहीं रहता। लेकिन जो रिस्क इवॉल्व स्टॉक में था, इक्विटी के अगर रिस्क पे जाओगे तो सब में रिस्क इवॉल्व होता ही है। अब ये चिराग सेतालवर्ड करके इसके म्यूचुअल फंड मैनेजर है। ये बंदा, सॉरी आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, ये जो सर है, अगर फंड मैनेजर का कोई वीडियो भी रहता है आपको, फंड मैनेजर का चिराग सेतालवर्ड का, आप देख सकते हो हमारा फंड मैनेजर कौन है, वो अच्छा व्यक्ति है या नहीं, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, आप सब गूगल पे पब्लिक डोमेन में आपको उसका इतिहास मिल जाता है कि आप इतने जिम्मेदारी से आपका हार्ड अर्न मनी किसी को दे रहे हो, तो जिम्मेदार वो संभालने वाला कौन है, तो चिराग सर करके है वो संभालने वाले। तो बाद में यहाँ पे व्हाट फंड हाउस से करके कोई फंड हाउस का वीडियो भी रहता है, फॉर एग्जांपल देखूं बताऊंगा मैं आपको। तो ऐसे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड भी रहता है जिसमें लो कॉस्ट रहता है, इक्विटी प्लस डेट फंड भी रहता है, ऐसे अलग अलग टाइप्स के फंड होते हैं। मैं समझाता हूं आपको फंड क्या होता है। ऑनगोइंग एनएफओ होते हैं। अब जैसे देखो मैं एनएफओ समझा देता हूं आपको, ये कॉन्सेप्ट एनएफओ माने न्यू फंड ऑफरिंग्स। ये क्या रहता है, जैसे अपना आईपीओ निकलता है, राइट, अपना जैसे स्टॉक मार्केट में जब अपन करते हैं तब कोई नई कंपनी को लिस्ट होने का रहा तो वो क्या करती है, आईपीओ निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो लोगों से पैसा लेती है, सपोज XYZ अमाउंट लेती है, फिर उसके हिसाब से वो स्टॉक का प्राइस बन जाता है और फिर वो स्टॉक बीएससी एनएससी मतलब एक्सचेंजेस में ट्रेड करता है। सेम स्टॉक म्यूचुअल फंड अगर नया लाना रहा तो उसको एनएफओ कहते हैं। एनएफओ माने न्यू फंड ऑफरिंग, न्यू फंड ऑफरिंग क्या होता है, नया कोई फंड आता है ना मार्केट में या म्यूचुअल फंड में लिस्ट होता है तो वो फंड ऑफर करते हैं कि हाँ सर हमारा फंड आ रहा है, अभी हम इस पे काम करने वाले हैं। हाल ही में जैसे मेरा ये ऑर्डर पड़ा है, आपको दिखा है 3,000 रुपए मेरा ऑर्डर का पड़ा है, शायद ये ऑर्डर मैंने शायद एक लास्ट 30, ये देखो ये वाला जो मैंने डाला है एनएफओ में पैसा डाला है, न्यू फंड ऑफरिंग। कौन सा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस, ईएफटी एक्सचेंज ट्रेडिशन ऑयल एंड गैस पे फोकस करेंगे, ऐसा समझिए। निफ्टी ऑयल एंड गैस बाय परसेज फ्रेश है, फ्रेश क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, ग्रोथ है। अब इसमें इनकम और ग्रोथ ये भी बता दो मैं क्या होता है, पहले आप ये समझ लो कि न्यू फंड ऑफरिंग मतलब म्यूचुअल फंड का आईपीओ, जो नया फंड आता है वो न्यू फंड ऑफरिंग में आपको दिख जाएगा, अलग अलग टाइप के फंड होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि ये काफी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल फंड के लिए, वो है एक रहता है ग्रोथ, एक होता है ग्रोथ, एक होता है IDWC मतलब इनटर्म कुछ तो लॉन्ग फॉर्म होता है इसका, मैं भूल गया थोड़ा, है ना। ग्रोथ माने जब आप एक फंड में 100 रुपए निवेश करते हो तो आपको इसका 10% ब्याज बनता है, सपोज 10% उसका इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आया तो आपके हो गए 110 रुपए, राइट। तो साल के एक जैन में निवेश किया था तो ये 100 रुपए थे, जब आपने फिर इंटरेस्ट मिला 10% उस पे, अब एक दिसंबर में ये 110 रुपए हो गए, 110 रुपए मतलब एक साल में आपको 10% रिटर्न मिला। तो अगला जब साल चालू होगा, अगला जब वो ईयर चालू होगा तब ये जो बैज लगेगा ना वो 110 रुपए पे लगेगा। ये होता है ग्रोथ, समझ गया आपको। लेकिन IDWC ऐसा कुछ तो होता है, इनटर्म होता है, आप देख लेना आपके फंड में भी रहेगा, मैं बताता हूं अभी आपको बताऊंगा। जब आप 100 रुपए निवेश कर रहे हो बैज उतना ही लगेगा, म्यूचुअल फंड वही रहता है क्या, 10% रिटर्न दूंगा। म्यूचुअल फंड दोनों XYZ जिसमें आपने उसमें भी किया था ग्रोथ में भी वो सेम ही म्यूचुअल फंड था, सपोज ये भी सेम ही म्यूचुअल फंड है, इसमें आपका बैच बना फिर 110 रुपए। लेकिन जैसे इसका साल खत्म होता है, एक ईयर का 10 ईयर होता है, पर एनम का ही होता है, तो इसमें आपको 10% जो है वो आपको बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। वो 100 रुपए तो नहीं आते, 100 रुपए तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, लेकिन ये जो 10% है ये आपके बैंक में रिटर्न आ जाता है, समझा। ठीक है, मैं आपको अब इससे समझाता हूं, एक सेकंड। अब जैसे कोई इक्विटी का फंड है, मल्टी कैप फंड है, अब देखिए यहां पे ना 2 फंड आए सेम नाम के, भाई ये दो फंड क्यों आ रहे हैं सेम नाम के। अब फॉर एग्जांपल SBI मल्टी कैप फंड आया, ये SBI मल्टी कैप फंड भाई दो क्यों है, 17,007 करोड़ इसमें डाले, 17,007.26 करोड़ इसमें डाले। ये IDWC है, ये इनटर्म है, ये ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब जब इसमें मुझे 100 रुपए डालूंगा और मुझे सपोज 20 रुपए का रिटर्न मिला, 120 रुपए हुए, तो अगले साल से वो 120 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा।
इंटर्म में क्या होता है, इंटर्म बुड्ढे बाड्ढे लोगों के लिए रहता है, जो ऐसा 60-70 साल के बुड्ढे हो जाते हैं ना, 50 साल के बुड्ढे, वो स्टॉक में, वो म्यूचुअल फंड में डालते हैं, और जो ब्याज आता है ना, वो बैंक अकाउंट में ब्याज आते रहता है, बैंक अकाउंट में ब्याज आते रहता है। फिर वो इंटर्म मतलब वो बैंक अकाउंट में पैसा आता है पर साल के साल, या पर क्वार्टर, या पर वो जो स्कीम का डॉक्यूमेंट रहेगा, हर 6 महीने में लाना है, हर 3 महीने में लाना है, हर 4 महीने में लाना है, हर महीने में लाना है, हर साल में लाना है, वो स्कीम के डॉक्यूमेंट पे रहता है। इतने सारे म्यूचुअल फंड है, उस स्कीम के डॉक्यूमेंट पे रहता है। लेकिन आपको ये समझ आ गया, IDWC मतलब मंथली आपको, या साली वाले ईयरली आपको 6 मंथ में आपको 100 रुपए पे जो भी ब्याज बनता है वो वापस मिलेगा। ग्रोथ में नहीं, वो ब्याज उसमें ऐड होगा और वो टोटल नंबर पे ब्याज लगेगा। इसलिए ये हमेशा प्रीफर करो ग्रोथ। मेरे जितने भी म्यूचुअल फंड है, सपोज ये मेरी एग्जांपल की होल्डिंग है दोस्तों, मेरी रियल होल्डिंग नहीं है। मैं ऑफ कोर्स मेरी असली होल्डिंग मेरे माता पिताजी के अकाउंट में रहती है। आई मीन ऑफ कोर्स माता जी के अकाउंट में रहती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसा सीन हुआ तो क्या ही करे। तो समझो कि यहाँ पे मेरे सब ग्रोथ है। देखो ग्रोथ है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप ग्रोथ है, ग्रोथ है, कॉन्ट्रा ग्रोथ है, कोटक ग्रोथ है, ठीक है। तो इससे अभी मेरे को कितना रिटर्न आया, PNL 10,000 रुपए, 2 महीने का फंड है, 3% हुआ इस पे, 3,25,000 इसमें है, ठीक है। बाकी के ऑर्डर कुछ लगे नहीं, कुछ लगे, तो ऐसा चलते रहता है, ठीक है। अब समझते हैं अपन फंड किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कैटेगरी होती है यहाँ पे डेट फंड, हाइब्रिड फंड, वो डेट फंड, हाइब्रिड फंड, सोल्यूशन एंड ओरिएंटेड फंड, अदर्स फंड। चलिए समझते हैं। इक्विटी फंड मतलब एनी मल्टी कैप, ELSS, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, वैल्यू, सेक्टोरियल, थीमेटिक, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, हाइब्रिड। क्या बोले भैया, समझ नहीं आया। एनी मतलब रैंडम फंड जो इक्विटी में निवेश करे। सबसे पहले इक्विटी फंड का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। चीजों को समझ। इक्विटी फंड का मतलब होता है, इक्विटी फंड मतलब जो स्टॉक मार्केट में निवेश करे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, मतलब इक्विटी फंड। ये आपको समझ आ गया। मतलब जो शेयर बाजार, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो निवेश करता है, जो अपने पैसे लेके एक फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, उसे हम कहते हैं इक्विटी फंड। समझ आ गया। चलिए अब इसमें इक्विटी में एनी मतलब रैंडम फंड, मल्टी कैप फंड मतलब जो मल्टीपल चीजों में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सभी, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा फंड, ऐसे सभी मल्टी कैप फंड में हर टाइप में निवेश करता है, उसे हम कहते हैं मल्टी कैप फंड। अब SBI कॉन्ट्रा फंड ने कितना रिटर्न दिया एक साल में, सॉरी SBI मल्टी कैप फंड ने 27% रिटर्न दिया। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए। लॉक इन पीरियड है, कुछ लॉक इन पीरियड देखना जरूरी है दोस्तों। ये नहीं देखोगे तो फंस जाओगे। कुछ का लॉक इन पीरियड रहता है 5 साल, किसी फंड का 10 साल। आप उसके बीच में पैसे नहीं निकाल सकते। ना, कितना भी हो जाए, तू वो फंड मैनेजर के जाके उनको जॉब देके आ जाए, लेकिन आप पैसे नहीं निकाल सकते उसमें से, ठीक है। तो वो होता है लॉक इन पीरियड। ये समझ आ गया आपको। अब आपको समझना है इक्विटी में मल्टी कैप मतलब मल्टी कैप मतलब जो मल्टीपल इक्विटीज में, मतलब मिड कैप बड़ी कंपनीज में भी पैसा डाल रहे, छोटी कंपनीज में पैसा डाल रहे, चुन्नू पुन्नू कंपनीज में पैसा डाल रहे, पेनी स्टॉक में डाल रहे, तो पूरा कुल मिला के मल्टी कैपिटलाइजेशन में जो फंड डालते हैं उसे बोलते हैं मल्टी कैप फंड, ठीक है। अब इसमें भी आपको मैं पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग भी समझाऊंगा। शायद मुझे तीसरा पार्ट बनाना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। देखो अब ELS फंड, ELS मतलब टैक्स सेविंग फंड होता है, ये इक्विटी बेस्ड टैक्स सेविंग फंड होता है ये, ठीक है। स्मॉल कैप फंड मतलब पिद्दी कंपनीज होती है ना, उसमें स्मॉल कैप फंड। अब HDFC का स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बताओ, ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है, वॉचिंग में भी है भाई। 1 ईयर का रिटर्न 37%, भयंकर भाई। नेक्स्ट लेवल है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए, लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है। फंड मैनेजर चिराग सेतलवड़ सर, ठीक है ना। सेम अभी अब जाएगा लार्ज कैप में, बड़ी कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इसका कितना दिया है रिटर्न 137%, लॉक इन पीरियड कुछ नहीं। वैभव दुसड़ साहब इसके फंड मैनेजर है, 1% एग्जिट लोड अगर एक साल के अंदर एग्जिट कर लिया तो, है ना। वैसे अलग अलग प्रकार के फंड होते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप मतलब फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सी कैप सब्जी है, फ्लेक्सिबल होता है ना, चेंज करते रहता है बार बार अपनी इन्वेस्टमेंट, निकाल के डालता है, डाल के निकालता है, लग रहा है कि इसमें घाटा चल रहा है, निकाल दिया, डाल दिया, है ना। कॉन्ट्रा फंड मतलब आउट परफॉर्म, ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी काम नहीं करेगी, बट उसमें थोड़ा अपोजिट जो सोचता है। देखो इसमें से कुछ भी आपको समझा नहीं, जैसे मुझे ना फिलहाल हाइब्रिड पता है, फोकस्ड पता है, इंडेक्स, सेक्टोरियल, थीमेटिक पता है, सब पता है इसमें से। सपोज मुझे ना मल्टी एसेट, डायनेमिक एसेट ये भी पता है मुझे, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, PSU, गिल्ट। जैसे गिल्ट फंड क्या है मुझे नहीं पता, नहीं ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता। SBI मैग्नम गिल्ट फंड, तो ये गिल्ट फंड का ओपन कैसे करेंगे, ये जो गिल्ट फंड है इसको कॉपी कर लेंगे या अपने टाइप कर लेंगे, GILT फंड मीनिंग। जब ऐसे गूगल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, अ गिल्ट फंड इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब मुझे समझा कि गिल्ट फंड क्या होता है, ऐसा फंड होता है जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में निवेश करता है, राइट। अब देखो इक्विटी फंड में जो स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, इंडेक्स मतलब जो इंडेक्स होता है ना अपना, हेल्थ केयर इंडेक्स, ये इंडेक्स वो इंडेक्स, उसमें ये टाटा निफ्टी, मिड कैप, ये भी देखो, ये पिछले एक कब ओपन, देखो ये जब कोविड का ये रिजल्ट का टाइम, 2 जून रिजल्ट का टाइम में देखो 9 रुपए पे इसका NAV आ गया था। अभी कितना चल रहा है NAV, 10 रुपए चल रहा है, तो मार्केट नीचे भी आया था हाल ही में। अभी नया फंड है, कब बना ये फंड,
इसका फंड का जो ओपनिंग है पता है, लॉन्च ऑन 8 अप्रैल टूटा, अभी का 8 अप्रैल 2024 को हुआ था। हेल्थ केयर फंड टाटा ने लॉन्च किया था। लेकिन उस फंड में मतलब देखो, फंड पे रिसर्च करते जाओ, ऐसे नहीं अंधा आया तो फंड में डाल दिया, अच्छा कूल लग रहा था, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये स्मॉल कैप फंड छोटी छोटी कंपनीज में डालते हैं, ऐसे लार्ज कैप बड़ी कंपनी वैल्यू सेक्टोरियल परफेक्ट सेक्टोरियल मतलब किसी परफेक्ट सेक्टर में डालते हैं। फ्लेक्सी कैप फोकस्ड फंड रहता है, हाइब्रिड घूमते फिरते रहता है। डिविडेंड यील्ड जिसपे डिविडेंड, जो कंपनी डिविडेंड देती है वही कंपनी में निवेश करते हैं। कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में भी निवेश करता हूं, मेरा जो आखिरी का ऑर्डर है शायद एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का ही था, जी हाँ कॉन्ट्रा फंड का निवेश भी है। इंडेक्स में जो मैंने आपके बताया। डेब्ट फंड मतलब लॉन्ग टर्म रहता है, डेब्ट फंड बहुत कम रिस्की रहता है। आप देखोगे जैसे इसमें कोई भी फंड में मैं जा रहा हूँ, वैल्यू एसेट फंड, एचडीएफसी वैल्यू फंड में जा रहा हूँ मैं सपोज, फिर इसकी कितनी है, क्योंकि इक्विटी फंड है तो कितनी है, वेरी हाई। सब्जेक्ट गौतम भूपाल ने जो फंड मैनेज किया है साहब ने, 13,000 करोड़ का फंड है, 0 जो भी इसका पूरा प्रोसीजर है भाई, 54% का रिटर्न लाला एक साल में, बहुत हो जाता है भाई। तो ये वैल्यू फंड जो ग्रेट वैल्यू देते हैं, आप रिसर्च कर सकते हो कौन सा फंड का क्या है, तो आप समझ सकते हो। मुझे भी पूरे लर्न नहीं रहते ऑफ कोर्स, मुझे बेसिक मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, कॉन्ट्रा फंड, लिक्विड फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, कॉन्ट्रा फंड, मल्टी कैप ईएलएस फंड, ये मुझे पता है, ठीक है। अब इसमें हाई रिस्क होता है इक्विटी में, आप डेट में जाओगे आप, अब इसमें जाओगे आप सपोज जाओगे गिल्ट में, गिल्ट फंड मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड, इसमें रिस्क देखो कम रहता है, मॉडरेट रिस्क है इसमें, पर रिस्क मॉडरेट है तो भैया रिटर्न पर साल का 8% ही मिलता है। 8% रिटर्न माने म्यूचुअल फिक्स डिपॉजिट जितना रिटर्न जो अपने बैंक में फिक्स, कल बैंक तो 6-7 देती है लेकिन ये 8 दे रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए, लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है, समझा आपको। जितना आप डेट फंड में जाओगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उसमें निवेश करता है एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, रिस्क कितना है, मॉडरेट, लॉक इन पीरियड कुछ नहीं, लास्ट डिविडेंड पे आउट तब दिया था, डिविडेंड का पे आउट। अब डिविडेंड पे आउट आपको सब स्टॉक्स में नहीं मिलते, देखो एनी में जाओगे 2 है, इंटरम वाला जो है, अब देखो यहाँ पे 2 देख रहे हैं ना अपन, ये चीज को भी एक बार अच्छे से समझ लो, यहाँ पे 2 है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, हाँ भैया है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, एक है ग्रोथ, एक है, अब ग्रोथ में ना आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा भैया, कौन सा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, लेकिन वही आप मिड कैप फंड में वही जाते हो, एडी में मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में जाते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो, ये आईडीडब्ल्यू, ये इंटर्म फंड था, यहाँ पे दिख क्या रहा है, आईडीसीडब्ल्यू इंटर्म फंड, यहाँ पे लास्ट डिविडेंड 22 फेब को मिला था, हर 22 फेब को ये जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता है आपके बैंक में डाल देते, समझा आपको इतना, चलो आई होप आपको समझा होगा। अब ये डेट फंड है, डेट फंड में मनी मार्केट फंड, गिल्ड फंड, बैंकिंग एंड पीयूसी सेक्टर्स में डालते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन, गिल्ड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन, 10 साल के लिए। अब इसमें जैसे ये वाला अगर देखा जाए तो इसमें लॉक इन पीरियड मैक्सिमम रहते हैं, लॉक इन पीरियड रहते हैं इसमें, खैर अभी तो नहीं है लेकिन लॉक इन पीरियड वाले भी कई सारे रहते हैं। हाइब्रिड फंड मध्ये एनी फंड, आर्बिट्राज फंड, डायनेमिक एसेट लोकेशन फंड, मल्टी एसेट लोकेशन फंड, अग्रेसिव, ये अग्रेसिव मतलब ना इक्विटी और डेब्ट, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेब्ट फंड, हाँ ये मेरा नेक्स्ट रहने वाला है फॉर श्योर, इसमें मैं करने वाला हूं थोड़ा इन्वेस्ट। तो इसमें क्या करती है ना, ये क्या करते हैं ना, अग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में और डेट फंड में मिला के भी होता है, देखो आपको आके धीरे धीरे। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड, सोल्यूशन ओरिएंटेड मतलब सोल्यूशन, घर लेना है आपको, गाड़ी लेनी है, रिटायरमेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड, पर इसमें लॉक इन पीरियड रहता है, 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है, क्योंकि ये सोल्यूशन ओरिएंटेड, आपको लगता है अगले 5 साल में मैं रिटायर होने वाला हूं, तो आप उसमें 5 साल के लिए पैसा लॉक कर देते हो भैया, कि अगले 5 साल में शोभित मल्होत्रा भैया आप जानो, आप हमारा पैसा जानो, अच्छा रिटर्न देना। लेकिन रिटायरिंग फंड में इसका रिटर्न देखो 35% है, लेकिन 5 साल तक आप पैसा निकाल नहीं सकते, रिस्क हाई है। लेकिन ये इक्विटी में सेविंग्स फंड है, जो कभी कभी सेविंग्स फंड ना अग्रेसिव प्लान, ऐसे हाइब्रिड इक्विटी फंड है, हाइब्रिड इक्विटी में भी 5 साल का लॉक इन पीरियड है, सेम ये होता है। अब आपको अदर्स में आपको देखोगे एनी मतलब रैंडम में अदर्स आ रहे हैं भैया, इसमें कौन से आते हैं, इसमें आते हैं ईटीएफ वगैरह, फॉर एग्जांपल इसमें मैं 2 बताता हूं आपको, 2 चीजें बताता हूं मैं आपको। अदर्स में आता है एक एडी इंडेक्स फंड या ईटीएफ्स, जो आप बात करते हो ना आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1000 बार बोलता हूं, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मतलब ये निफ्टी की 50 कंपनी में पैसा डाल देते हैं, कुछ नहीं सोचते, क्यों, निफ्टी तो ग्रोइंग सेक्टर है, इंडाइसेस है, तो ये 50 कंपनीज में धड़ाधड़ पैसा डाल देते हैं, टेंशन नॉट, पूरा पैसा डाल देते हैं। आदित्य बिरला, सरलाइफ, निफ्टी, एचडीएल, पीएसयू बॉन्ड फंड है ना, इसमें अलग अलग प्रकार के सॉरी फंड्स रहते हैं जो निफ्टी ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या इंडेक्स में। बैंक निफ्टी का फंड रहा तो 12 बैंकों में निवेश कर दिया भैया, है ना। मिड कैप निफ्टी का रहा तो मिड कैप निफ्टी में जितनी भी कंपनीज आ रही उसमें निवेश कर दिया।
फिर निफ्टी के जितने भी कंपनीज आ रही है उसमें निवेश कर दिया। बेसिकली सोल्यूशन ओरिएंटेड, सॉरी अदर्स फंड में ईटीएफ या ईटीएफ इंडेक्स फंड का ये मतलब होता है, समझा आपको। एक होता है फंड ऑफ फंड्स, मतलब अगर कोई फंड है उस फंड में पैसा डालो, समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। अब ये क्या है भैया समझो इसको, नैस्डैक तो इंडिया का नहीं है भैया, नैस्डैक तो फंड ऑफ फंड है, इंडिया का नहीं है। तो नैस्डैक का जो फंड है अमेरिका का, वो फंड में मोतीलाल ओसवाल पैसा डालता है अपना, फंड ऑफ फंड, ऐसा फंड जो दूसरे फंड में निवेश करे, समझा। चलो मैं एक और बात समझाता हूं आपको, ये एक और बार आप भी, ये मजा आएगा आपको सीखने जानने समझने को। जैसे कोई फंड ऑफ फंड भारत अप्रैल फंड ऑफ फंड नैस्डैक फंड मोतीलाल ओसवाल, इसमें एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एडवांटेज फंड भारत 22 फंड, ये क्या है भारत 22 फंड, ये था क्या शायद, वो भूल गया मैं, क्या करता है ये एग्जैक्ट, म्यूचुअल फंड यूनिट। देखो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 नाम है इसका फंड ऑफ फंड, ये ऐसे फंड में नहीं भैया, इसका रिटर्न देखो 68%, ओ माय गॉड भाई, एग्जिट लोड 0, ये होता है भाई एडिंग, भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस रेशियो देख कितना कम है भाई इसका, सिर्फ 12%, 0.12, ओ माय गॉड व्हाट अ फंड आई फॉर्ड, क्या फंड ढूंढा है बॉस। भाई वॉच लिस्ट में आ जाओ सर आप। नेक्स्ट एसआईपी आप में चालू है भैया, लमसम है 1-2 पेटी 3-4 पेटी का दनान। देखो करंट एवी 33 चल रहा है, कितने से ओपन कब हुआ था फंड, 19 जून 2018 को, ठीक है। रिस्क हाई है ऑफकोर्स, लॉक इन पीरियड है नहीं, निशांत पटेल साहब फंड मैनेजर है, एग्जिट लोड 0 है, कभी भी वापस रिडीम कर लो पैसा कटेगा ही नहीं, और एक्सपेंस रेशियो 0.12%, और किसमें फंड में निवेश करता है पूरा बताता है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स निवेश करता है, फिर ये करंट एसेट ले ये दिखाता है। अब आपको एक और चीज मैं बताऊं, जब आप किसी फंड में देखते हो ना, जैसे इक्विटी का मैं स्मॉल कैप फंड में जाता हूं और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को देखता हूं, तो ये फंड मुझे बताता है नीचे जब आप जाते हो तो पहले तो ये सेक्टर्स बताता है, भैया मैं कितने सेक्टर्स में निवेश करता हूं। इंडस्ट्रियल में ये 21% निवेश करता है, कंज्यूमर डायरेक्ट में ये 13% करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 11% कर रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में 9% करता है, हेल्थ केयर सेक्टर में 7% करता है, मटेरियल सेक्टर में 6% करता है, 6.90 मतलब 7 ही। तो ऐसे टोटली सेक्टर्स बताता है, प्लस कौन से कंपनी में करते हैं हम लोग वो भी बताते हैं। टीआरईएसपी इसका कुछ तो था यार, टीआरईएसपी लॉन्ग फॉर्म, टीआरईएसपी लॉन्ग फॉर्म, इसका सरकार का कुछ तो है यार ये टीआरईएसपी लॉन्ग, अरे यार लॉन्ग फॉर्म क्या है भैया दिखाना जरा, अरे व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ टीआर, त्रिपुरा रूरल इकोनॉमिक ग्रुप एंड सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट, ये पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट या तो 7% इसमें स्मॉल कैप फंड ने डाला है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड 4% डाला है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 3%, ऐसे जितने भी छोटे छोटे मिड कैप फंड स्मॉल कैप फंड्स रहते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज रहती है, उसमें ये अपना पैसा डालते रहते, राइट, ये काम है स्मॉल कैप फंड का, ठीक है। वैसे ये पूरा बता, इक्विटी में आपको सपोज लार्ज कैप फंड में जाए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड बहुत बड़ा फंड है, 60,000 CR का इस पे फंड है, एग्जिट लोड 1%, अलोकेशंस क्या है, कंज्यूमर एनर्जी इंडस्ट्रियल मटेरियल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाइनेंस हेल्थ केयर यूटिलिटी रियल एस्टेट में भी आपका पैसा जा रहा है 1%, अगर आप 100 रुपए डाल रहे हो तो 1% रियल एस्टेट में भी जा रहा है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, करंट एसेट, ट्रेजरी बिल, कैश। अब इसमें रियल एस्टेट में मतलब प्रॉपर्टी नहीं खरीदे, बट लेकिन जो प्रॉपर्टी खरीदती है वो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बीएससी एनएससी में लिस्टेड है। अब वही आईसीआईसीआई बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रियल, लार्सन एंड टर्बो, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, मारुति। एक और स्ट्रेटेजी बताओ छोटी आपको, लोग क्या करते पता है, ये कॉपी करके खुद का पोर्टफोलियो कॉपी कर लेते हैं, समझा आपको। सपोज आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, ये पूरी कंपनी कॉपी कर लो, 8 तक आपका 8 करोड़ इसमें डालो, टीआरईएसपी में, आईसीआईसीआई बैंक में इतना डालो, रिलायंस इंडस्ट्रीज में इतना डालो, 6% लार्सन एंड टर्बो में डालो, 1-1 करोड़ को मैनेज करके। ये ओवरऑल अगर इसका जब कैलकुलेट करते हैं ना अभी ऐसे 1%, 1%, 1%, 1%, 1 to 4%, ये टोटल 100% होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक 100% मिला के ही बन रहा है, राइट। तो ये आपको कंपनी भी बताती है कि कौन से फंड में क्या होने वाला है, मतलब क्या क्या कंपनीज है। टैक्स सेविंग फंड्स भी होता है, फॉर एग्जांपल टैक्स सेविंग फंड है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, जो बुड्ढे बाड्ढे रहते हैं ना, जो अब छुट्टी जॉब पे जाने, 3 ईयर का लॉक इन पीरियड है, वेरी है, इक्विटी फंड है, टैक्स सेविंग फंड है, इससे 54% रिटर्न दिया है भाई, 3 ईयर का लॉक इन पीरियड है। दिनेश बालचंद्रन साहब इसके फंड मैनेजर है। एक्सपेंस रेशियो इतना है, एग्जिट लोड रेशियो इतना है, क्या क्या करता है ये, इसमें निवेश करता है, गेल में निवेश करता है, कमीज में करता है, एक्सिस बैंक में करता है, ऐसे ऐसे अलग अलग चीज में ये निवेश करता है। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट बीटा, अलग अलग टाइप्स के फंड है, स्मार्ट बीटा टाइप का भी एक फंड है, इसमें भी आपको पता चलेगा कि मोतीलाल ओसवाल बीएसई एनहांस वैल्यू इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200, जैसा निफ्टी 50 होता है ना, वैसे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। अब देखो समझो इसको मीनिंग, निफ्टी 200 में निवेश कर रहे हैं, मोमेंटम में 30, जो 30 अच्छी मूवमेंट दे रही है ना उसमें भी निवेश कर रहे हैं। 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, लो वोलेटिलिटी, जिसमें लो वोलेटिलिटी है ना उसमें निवेश कर रहे हैं, यूटीआई बीएसई। ऐसे कई सारे फंड आपको अपने डीमैट अकाउंट के ब्रोकर में मिल जाएंगे, फायर्स में मिल जाएंगे, जीरोधा में मिल जाएंगे। ओवरऑल वीडियो बनाने का तात्पर्य क्या किया, आप लॉन्ग टर्म अल्टरनेटिव टू बैंक एफडी, भैया आप मुझे ना बैंक एफडी में मन नहीं है और मुझे कोई रिस्क भी नहीं लेना नहीं है और बैंक एफडी नहीं करनी,
लो भैया कोटक लिक्विड फंड में ट्राई करो ना साहब, लॉक इन पीरियड रहेगा कुछ तो आपको नहीं है, लॉक इन पीरियड मॉडरेट रिस्क है, रिटर्न कितना दे रहा है 60% का रिटर्न दे रहा है। अब ऑफकोर्स ये ऐसी चीज बहुत कम रिटर्न देती है क्योंकि ये मॉडरेट फंड होते हैं, थोड़े शिद्दत से चलते हैं फंड, ऐसे अघोरी जैसा काम नहीं करते। टाटा लिक्विड फंड कितना है, नो लॉक इन पीरियड, मॉडरेट है, 0.007 है, 60% रिटर्न दे रहा है। एफडीज से बेटर है, एफडीज से अच्छा रिटर्न दे रहा है, सो अल्टरनेटिव टू बैंक एफडीज। इक्विटी प्लस डेट, ये इक्विटी प्लस डेट में इन्वेस्ट करते हैं। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड जो एकदम लो कॉस्ट है, जैसे जिसका लो कॉस्ट माने क्या, एग्जिट लोड 0.25, एक्सपेंस रेशियो 0, जो फंड का कॉस्ट लो है, मतलब ज्यादा भाड़ा नहीं लेते वो अपने से, वो वाले फंड। एनएफओ, अभी एनएफओ आने वाले कौन से, फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड, मेरा एसेट निफ्टी 200 अल्फा 30 ETF फंड ऑफ फंड। अरे बाप रे बाप, देखो क्या भयंकर फंड है साहब, मेरा एसेट निफ्टी 200 अल्फा फंड, राइट, प्लस ETF है, ठीक है, फंड ऑफ फंड है भैया, फंड के अंदर डालेगा पैसा पूरा। तो ऐसे अलग अलग आपको ग्रो निफ्टी ईवी जो ईवी सेक्टर में पैसा डालेगा, न्यू एज ऑटोमेटिव ETF में पैसा डालेगा, वो है ग्रो का आपका। देखिए ग्रो का फंड भी आया है। अब ऐसा तो नहीं है कॉइन तो 0 तक है, ग्रो का क्यों आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये फंड है तो ये लिस्ट हुआ है, तो अभी इसमें अपन लिस्ट कर सकते हैं। ऑफर क्लोज होगा 2 अगस्त को, तो ऐसे न्यू फंड ऑफरिंग आती है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा आप कौन से फंड में डाल रहे हो, ठीक है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, जैसे मेरा एक छोटा सा पोर्टफोलियो है 3-3.25 लाख का, इसमें देखो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग, यार ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा एक और चीज समझ लो। पोर्टफोलियो ओवरलैप होता है, फॉर एग्जांपल देखो कोई भी पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग टूल समझो, पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग टूल। अब ये क्या करता है ना, कोई भी रैंडम मैं एक वेबसाइट खोलता हूं, ऐसे आते हैं 2-3, मैं एक खोल देता हूं आपके सामने, चलो ये आ गया मेरे सामने। अब मेरे जो 2 फंड है, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। ब्लू चिप फंड मतलब ये टॉप के 50 कंपनीज में निवेश करता है, वी ऑल नो। ब्लू चिप मतलब टॉप के सॉरी बेस्ट कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज जो है लार्ज कैप कंपनी, उसमें निवेश करता है आईसीआईसीआई। ऑफ कोर्स एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी टॉप 50 कंपनीज में निवेश करता है। लेकिन अगर देखा जाए, ये अगर मैं मिडल क्लिक से दूसरे टैब में नहीं खोल सकता होगा यार ये ऐसा मत किया करो यार, ठीक है। अभी मैं एक और ना डायरेक्ट खोल लेता हूँ कॉइन, इधर भी खोल लेता हूँ एक, और इधर पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग टूल खोल लेता हूँ, ठीक है। हाँ डन, पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग टूल, यस ये मैंने खोल दिया है, डन, खुला है बॉस, खुल गया, डन। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा जो कैसे देखते हैं, अरे बाबा किधर गया डैशबोर्ड, वही तो, अरे बाबा होल्डिंग्स रे म्यूचुअल फंड्स में जाके, हाँ ये वाला मेरे को ओपन करना है। नाउ लिसन, ये एचडीएफसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है जो ब्लू चिप कंपनी में निवेश करता है, और ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स है, टॉप 50 कंपनीज में निवेश करता है। सबका अलग अलग हो सकता है, इसका एग्जिट लोड वगैरह नहीं, इसलिए मेरा अच्छा फंड लगता है मुझे। अब कुछ कंपनीज तो इसमें ओवरलैप कर रही है, मतलब ओवरलैप मतलब, अब देखो इसमें आईसीआईसीआई बैंक है इसमें, और इसमें भी आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक 8% इसमें आईसीआईसीआई बैंक वही ऑफकोर्स 7.92 था, 8%। ये तो भैया मैं कोई भी फंड में डालू, इस फंड में भी पैसा डालू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, या ब्लू चिप फंड में पैसा डालू, जा तो आईसीआईसीआई में रहा ना। दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग। इसको चेक करने के लिए आप कोई भी पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग टूल पे जा सकते हो। इसमें मैंने क्या किया था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, अरे यार रिसर्च नहीं कर सकते क्या, क्या गंदा है भाई, आईसीआईसीआई, अबे इंडेक्स फंड नहीं, अरे क्या, अच्छा सॉरी, सिलेक्ट कैटेगरी ऑल में जाने का है, सॉरी इधर टाइप करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कौन सा था, प्रूडेंटियल ब्लू चिप फंड, ये हो गया ब्लू चिप फंड, राइट। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये मेरे 2 हो गए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, राइट। ये मेरे 2 फंड हो गए, एक सेकंड यही था ना, यस ये 2 मेरे फंड हो गए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो ये था ब्लू चिप फंड, और ये था। अब मैं इस पे जब सबमिट पे क्लिक करूंगा ना, मैं देखूंगा कितना पोर्टफोलियो मेरा ओवरलैप कर रहा है, कितनी कंपनीज मेरी सेम आ रही है एक ही पोर्टफोलियो में। अब देखो यहाँ पे ओवरलैप कितना कर रहा है, 56 पॉइंट यहाँ पे लिख के आ रहा है। पोर्टफोलियो मेरा 56, मतलब इसमें से आधी से ज्यादा कंपनीज मेरी सेम है दोनों म्यूचुअल फंड में, इसलिए मैं अभी ब्लू चिप फंड में इतना निवेश नहीं करता हूं, रैदर देन मैं निवेश करता हूं। मतलब 56 कंपनीज अलग है, बट बचे भी मतलब 50% कंपनीज सेम ही है दोनों में। जैसे देखा जाए तो लार्सन एंड टर्बो इसमें भी है, और लार्सन एंड टर्बो इसमें भी है ना, कितना 3% इसमें है, इसमें 6% है। लेकिन इक्विटी अब देखिए ना, भारतीय एयरटेल लिमिटेड इसमें भी है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड 3.63 इसमें भी है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड 3 समथिंग इसमें भी है। तो ये तो सेम ही है ना, मैं इसमें पैसे डालू इसमें पैसे डाल तो सेम ही रहा है। तो ऐसे आपको फंड को भी देखना है कि वो ओवरलैप ना कर सके, ठीक है। दैट्स इट फॉर म्यूचुअल फंड साइड। हो गया आपका म्यूचुअल फंड भी क्लियर हो गया, समझे, समझ आया, कुछ गया दिमाग में कुछ? ओ भाई साहब मैं थक गया भाई, कितने देर से बड़बड़ कर रहा हूं। खैर ऐसी शेयर बाजार और बिजनेस कंटेंट देखने जानने समझने के लिए लेगेसी को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। प्रयास करता हूँ आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने का, इसके बदले कुछ नहीं चाहिए साहब, एक सब्सक्राइब का बटन, एक लाइक का बटन, एक अच्छा कमेंट कि भाई अच्छा काम कर रहा है, मोटिवेट फील होता है उससे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।